गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम मगध के उत्कर्ष की चर्चा करेंगे। देखिए, मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल से प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हो रहा था, उसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक काल में जो राजा कबीले का प्रमुख था, उत्तर वैदिक काल में उसकी शक्तियों में असीमित वृद्धि हो गया, और जो कबीले का प्रमुख राजा कहलाता था, उस प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन मानी जाती थी। तो अब कबीले का जब विस्तार हुआ तो हमें उत्तर वैदिक काल में जनपद दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हीं जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण होता है। तो ऐसे दौर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों से एक नए साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसे मगध के साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और मगध के उत्कर्ष के विभिन्न कारण माने जाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो मगध का क्षेत्र था वो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे वो 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है, साथ ही साथ 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ वो इलाका था, जिसमें गंगा, सून और गंडक नदियां थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मगध का जो क्षेत्र था वो लोहे की खान के लिए भी बहुत फेमस था। वहां पर लोहे की खानें पाई जाती थी, और पहली बार हम देखते हैं कि मगध के लोगों ने ही सेना में हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और इसके साथ साथ जो उसका इलाका था वो एक उपजाऊ इलाका था, यानी वहां पर जो पैदावार होता था वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक योग शासकों की परंपरा वहां से शुरू होती है। जैसे मगध पर जिसने शासन सबसे पहले बार स्थापित किया था, वह राजवंश हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने उसकी स्थापना की थी। तो बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर शिशुनाग, इसके बाद कालाशोक, फिर महापद्मनंद। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य वंश सत्ता में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसके बाद गुप्त सम्राटों ने बारी बारी से मगध पर शासन किया। तो मगध पर जो शासन करने वाले शासक थे वो योग्य शासक थे, यानी एक योग्य शासकों की श्रृंखला वहां पर हमें देखने को मिल रही थी। तो मगध शक्तिशाली जो जनपद थे, यानी जो महाजनपद बने, तो उन महाजनपदों में इसने जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी उसमें सबको पीछे ढकेल दिया था, और अंग का विजय करके इसकी शुरुआत सबसे पहले बिंबिसार ने किया था। तो यहां हम समझते हैं, जरा सा आए विषय पर आते हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष को हम यहाँ लोग समझते हैं। जरा सा मगध का उत्कर्ष और महाजनपद काल की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। तो मगध का जो उल्लेख है ये वैदिक ग्रंथों में भी हमें मिलता है, यानी वैदिक ग्रंथों में इसे कीकट के नाम से संबोधित किया गया है। और ये संबोधन किस वैदिक साहित्य में मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कीकट कहा जाता था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट के नाम से संबोधित किया जाता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ वंश, यानी बौद्ध जैन ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि बृहद्रथ वंश की जो सत्ता थी उसके बाद हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। और ये कब स्थापित हुआ था? 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के बीच में स्थापित हुआ था। और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसने क्या किया था? अंग को अपने साम्राज्य में मिलाकर मगध का नींव रखा था, यानी अंग जो महाजनपद था उसको अपने साम्राज्य में इसने मिलाया था। फिर इससे मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर आए नेक्स्ट पॉइंट पर चले। देखिए, इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ था, और उसने धीरे धीरे महाजनपदों को विकसित करके विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था।
और यहाँ पर मगध के उत्कर्ष के कुछ यानी मगध की सफलता के कुछ प्रमुख कारण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला यह कारक यही है, जो मगध की भौगोलिक स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इतिहास में भौगोलिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी जो भौगोलिक कारक है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे दौर में मगध के उत्कर्ष में उसके भौगोलिक ढांचे की जो भौगोलिक स्थिति थी उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है यहाँ। देखिए मगध की जो भौगोलिक स्थिति इसकी बात कर ले जरा सा, तो सामरिक दृष्टिकोण से यानी रक्षात्मक दृष्टिकोण से मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। कैसे सुदृढ़ है देखिए जरा से यहाँ। देखिए मगध जो है इसकी दो राजधानियों का उल्लेख हमें मिलता है। इसकी दो राजधानियों का उल्लेख हमें मिलता है, यानी प्रारंभ में गिरिब्रज राजधानी थी जिसको राजगिरी के नाम से जाना जाता है, और बाद में वही पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, यानी एक दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इलाका था भौगोलिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण था, यानी गिरिब्रज जो था, गिरिब्रज या जिसको हम राजगिरी के नाम से जानते हैं, राजगिरी। ठीक है, तो ये 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक इलाका है जो राजगिरी। आए नेक्स्ट पॉइंट पर, और पाटलिपुत्र की बात कर ले जरा सा यहाँ। देखिए पाटलिपुत्र जो था, यहां हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र जो था ये 3 नदियों का संगम पर स्थित था, और वो नदियां कौन सी थी? गंगा, सोन और गंडक नदियां थी, जो एक जल दुर्ग का निर्माण कर रही थी, यानी जिसको पार करना इतना आसान नहीं था। यानी गंगा नदी थी, गंडक नदी और सोन नदियों का जो संगम था इस पर स्थित था। इसके बाद यहां बात करें दूसरा बड़ा कारण रखें, लोहे की खान। जो मगध के जंगलों में जो लोहे की खान पाई जाती थी ये बहुत महत्वपूर्ण कारक था इसमें, और इससे क्या फायदा हुआ? ये अस्त्र शस्त्र के निर्माण में इसका इस्तेमाल होने लगा। पहले जो कृषि के तौर पर लोहे का जो इस्तेमाल होता था, अब वो अस्त्र के रूप में होने लगा था। जैसे 1000 ईसा पूर्व में हमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिलता है। तो प्रारंभिक दौर में ये कृषि के तौर पर प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में साम्राज्यवाद की दौड़ में अपने आप को बनाए रखने के लिए और साम्राज्यों के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल अस्त्र शस्त्र के रूप में होने लगा था। ठीक है, और साथ ही साथ देखें हम, मगध के लोगों ने सबसे पहले हाथियों का सेना में इस्तेमाल किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया था? मगध वासियों ने किया था। ठीक है, और इससे इनको क्या मिला? पर्याप्त सफलता हासिल हुई। यानी इससे पहले हाथियों का इस्तेमाल नहीं होता था सेना में, इन्होंने किया था। जैसे हाइडे स्पीच अंतिम युद्ध माना जाता है जिसमें रथों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। बाद में भी हमें रथ दिखाई देते हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। चले इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है योग सम्राटों की परंपरा या श्रृंखला। तो मगध का जो उपजाऊ क्षेत्र था इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात करें। देखिए मगध पर जिन्होंने शासन किया वो काफी योग्य थे, और उन्हीं के नेतृत्व में मगध का विकास हुआ। उत्तर भारत में जब तक कन्नौज पर सत्ता स्थापित नहीं हुई थी तब तक हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र था। तो ऐसे दौर में बिंबिसार से लेकर गुप्त सम्राटों ने मगध पर शासन किया था। तो इसके बारे में लिखते हैं हेमचंद राय चौधरी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में कि बिंबिसार के अंग विजय से विजयों की उस श्रृंखला का सूत्रपात होता है जिसकी अंतिम परिणति अशोक का कलिंग विजय था। ये हेमचंद राय चौधरी कहते हैं। तो मगध के उपजाऊ क्षेत्र की बात कर ले जरा सा। मगध का जो उपजाऊ क्षेत्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर
धान का उत्पादन अधिक होता था, ठीक है, जिससे वहां की प्रजा को पर्याप्त भोजन मिलता था, ठीक, और जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रहा था। तो इससे क्या हुआ, निरंतर स्वस्थ सैनिकों की यहां से आपूर्ति होती रही थी, निरंतर स्वस्थ सैनिक आपूर्ति किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद देखें जरा सा, इसके बाद हम देखें मगध के लोगों ने क्या किया था, परिवहन व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया था, यानी विभिन्न नदियों ने जो परिवहन व्यवस्था को बनाए रखा था, उससे व्यापार की प्रगति हुई थी इस कालखंड में। साथ ही साथ मगध की आर्थिक रूप से सुदृढ़ता भी मिली, क्योंकि परिवहन सेवाओं से जो आदान प्रदान हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ मगध के लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से। बड़े बड़े युद्धों को जारी रखने में मदद मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर मगध पर जिन राजवंशों ने शासन किया था, उसके प्रमुख शासकों को भी जरा सा यहाँ याद कर ले इसी बार में। चले देखें, मगध पर जो पहला राजवंश था जिसने शासन किया था, उस राजवंश का क्या नाम है, हर्यक वंश, या इसी को हम इसको क्या कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश, ठीक है। ये मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व इसका शासनकाल माना जाता है। प्रमुख शासक है बिंबिसार, ये संस्थापक था इस राजवंश का, ये संस्थापक था। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। फिर इसके बाद अजातशत्रु सबसे महानतम शासक था, जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व है। इसके बाद उदयन है, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व है। इसके बाद अनिरुद्ध है, 444 से 440 ईसा पूर्व है। इसके बाद मुंडक है, 440 से 437 ईसा पूर्व। फिर नागदशक या दर्शक है, इसका शासनकाल है 437 से 412। ये अंतिम शासक था, ये क्या था, अंतिम शासक था, इसको अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, यहां चले नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग वंश, यानी नया राजवंश एक और जो दूसरा राजवंश है शिशुनाग वंश। इसका शासनकाल है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसका संस्थापक कौन है, शिशुनाग है, ये क्या है, संस्थापक है। 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है। कालाशोक या काकवड़ इसको कहा जाता है, काकवड़, इसका शासनकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व। फिर नंदिवर्धन ये अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। इसका शासनकाल है 366 से लेकर 344 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसके बाद एक और राजवंश है, चले अगला राजवंश है नंदवंश। 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व है। महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। फिर पंडुगति, भूतपाल, रासपाल, गोविंद सारक, 10 सिद्धक, कैवत और ये घनानंद जो शासक है, ये अंतिम शासक माना जाता है, ये अंतिम शासक माना जाता है। ये क्या है, ये अंतिम शासक है, ठीक है। तो ये प्रमुख शासक थे, ये आपके प्रमुख शासक हो गए, ठीक। तो हमने मगध के उत्कर्ष की यहां पर चर्चा किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। तब के लिए अभी आप मगध के उत्कर्ष को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उसके उदय के या उत्कर्ष के क्या महत्वपूर्ण कारक थे और इसने कैसे साम्राज्यों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। धन्यवाद।
ठीक है, चल रहा है।